हेलो बच्चों, नमस्कार। रसायन विज्ञान की ऑनलाइन क्लास और अपने यूट्यूब चैनल विजेंद्र सर केमिस्ट्री में मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, अपना विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर कंप्लीट हो गया था। उसकी 15 क्लासें अपन ने ली थी। आज अपन इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। अब मैं आपकी इसकी 2 क्लासें लूँगा, एक इसके क्वेश्चन आंसर और एक इसके न्यूमेरिकल। तो आज अपन डिस्कशन करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की। जैसे पहला क्वेश्चन है, धात्विक चालक, इसी पेंसिल मार्कर से लिख देता हूं मैं, धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालकों में अंतर लिखिए। अब देखो, ये क्वेश्चन है धात्विक चालकों में और विद्युत अपघटनी चालकों में अंतर लिखिए। ये क्वेश्चन आपको मैं नोट्स के साथ ही करवा चुका हूं। धात्विक चालकों में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन की गति के कारण होता है। विद्युत अपघटनी चालकों में देखो, धात्विक चालकों में किसकी गति के कारण? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण। और इनमें विद्युत अपघटनी चालकों में किसके प्रवाह के कारण? आयनों के प्रवाह के कारण। और इनमें रासायनिक परिवर्तन होता है क्या? इनमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। इनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। ये ठोस अवस्था में भी चालन करते हैं, जबकि ये ठोस अवस्था में चालन नहीं करते। ये विलयन में या फिर गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। ताप बढ़ाने पर धात्विक चालकों की चालकता क्या होती है? इनकी चालकता क्या होती है? इनकी चालकता घटती है। ये इंपॉर्टेंट बात है। ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता घटती है और इनकी चालकता क्या होती है? बढ़ती है, क्योंकि वियोजन की मात्रा बढ़ती है। ये क्वेश्चन आपको मैं नोट्स के साथ भी करवा चुका हूं। क्लियर है ये बात? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रबल विद्युत अपघटन एवं दुर्बल विद्युत अपघटनों को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी प्रबल विद्युत अपघटन और दुर्बल विद्युत अपघटनों को उदाहरण सहित परिभाषित करना है। आप जानते हो, प्रबल विद्युत अपघटन वे विद्युत अपघटन या वे पदार्थ जो पूर्ण रूप से आयनित या 100% आयनित अथवा 100% क्या रहते हैं? वियोजित रहते हैं प्रत्येक सांद्रता पर। और ये क्या रहते हैं? बहुत ही कम वियोजित अथवा आयनित रहते हैं। ये कहलाते हैं प्रबल। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस और वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। सब एग्जाम्पल आपको लिखाए हुए हैं। ये क्या होते हैं? वीक एसिड, वीक बेस और वीक एसिड और वीक बेस के साल्ट होते हैं। तो ये सब आपको मैं करवा चुका हूं नोट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्युत अपघटनों की चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक। विद्युत अपघटनों की चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक। विद्युत अपघटनों की चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं विद्युत अपघटन की चालकत्व को प्रभावित करने वाले? आपको पता है, तो अपन ने पढ़े थे। अंतर आयनिक आकर्षण बल, आयनों का विलायक की श्यानता बोल सकते हैं, या फिर क्या बोलूं मैं? विस्कासिता। फिर मैं बोलूं ताप और मैं बोलूं सांद्रता। ये कारक विद्युत अपघटन की चालकत्व को प्रभावित करते हैं। पता है सभी को? देखो, अंतर आयनिक आकर्षण बल विद्युत अपघटन में क्या रहता है? ये विलयन कैसे होते हैं? विलायक प्लस विद्युत अपघटन। ये विद्युत अपघटन क्या होता है? विलय होता है। यदि
विलायक विलेय अंतःक्रिया, ये अंतःक्रिया विलायक विलायक की तुलना में ज़्यादा होती है तो वह विद्युत अपघट्य क्या होता है, विलायक में आसानी से क्या हो जाता है, विलेय हो जाता है, घुल जाता है। और वो विद्युत अपघट्य कैसा होता है, प्रबल विद्युत अपघट्य, क्योंकि वो तुरंत क्या हो जाएगा, आयनित हो जाएगा। जैसे मैं बात करूं H2O में अपन ने क्या डाला, NaOH डाला, या फिर मैं कहूं NaCl, तो यहां पर भी क्या है, H और OH माइनस, ये है या नहीं है, ये प्लस और ये माइनस, तो यहां पर कौन आएगा, Na प्लस कहां पर आएगा, इसके पास, और Cl माइनस किसके पास आएगा, इसके पास। तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ये तुरंत क्या हो जाएगा, टुकड़ों में विभाजित, आयनों में चला गया, नहीं चला गया, आयनित हो गया, या फिर मैं कहूं क्या हो गया, वियोजित हो गया। तो मैं ऐसे कह सकता हूं ना, विलायक विलेय अंतःक्रिया या आकर्षण बल विलायक विलायक की तुलना में अधिक होते हैं तो वह विद्युत अपघट्य आसानी से उस विलायक में घुल जाता है। और विलायक में जब विलेय घुलता है तो जो ऊर्जा मुक्त होती है वो कहलाती है विलायकन ऊर्जा। अगर विलायक जल हो तो वह ऊर्जा क्या कहलाएगी, जलयोजन ऊर्जा। यदि विलायक विलायक की तुलना में विलायक विलायक ये आकर्षण बल प्रबल हो और ये क्या हो, दुर्बल, तो वह कैसा विद्युत अपघट्य होगा, वह नहीं घुलेगा और कैसा होगा, दुर्बल विद्युत अपघट्य होगा। तो ध्यान रखना, विलायक विलेय अंतःक्रिया अधिक है तो विलेय विलायक में घुल जाएगा, विद्युत अपघट्य विलायक में घुल जाएगा, और जो ऊर्जा मुक्त होगी वो विलायकन ऊर्जा। और विलायक जल होने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है वो कौन सी ऊर्जा कहलाती है, जलयोजन ऊर्जा। क्लियर हुई बात। आयनों का विलायकन, आयन जितने छोटे होते हैं उनका विलायकन उतना ही अधिक होता है। विलायकन होने पर जल की एक परत जुड़ी, दूसरी परत जुड़ी, विलायकन ज्यादा तो जल के अणु ज्यादा जुड़ेंगे, आकार क्या होगा, बढ़ेगा। अब बढ़ा हुआ आकार विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर जाएंगे तो गति क्या होगी, कम होगी। तो आयनों का विलायकन ज्यादा होगा तो उनका आकार क्या होगा, उनका आकार बढ़ेगा। आकार बढ़ने पर उनकी गति क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो आयन धीमी गति से इलेक्ट्रोड पर पहुंचेंगे तो चालकत्व क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो चालकत्व आयनों के विलायकन के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। बात समझ में आई, पहले भी बता चुका हूं। विलायक की श्यानता अथवा विस्कासिता, यदि विलायक विलायक अणुओं के मध्य अंतःक्रिया ज्यादा है या आकर्षण ज्यादा है तो वह विलायक उतना ही अधिक श्यानता वाला होता है। श्यानता क्या होती है, विलायक के या द्रव्य के प्रवाह में अवरोध। तो धीमा प्रवाह होगा द्रव्य का और प्रवाह धीमा होगा तो आयनों की गति भी क्या होगी, धीमी, और चालकत्व क्या हो जाएगी, कम। ताप का प्रभाव, देखो ये एक इंपॉर्टेंट प्रभाव है। धात्विक चालकों का ताप बढ़ाने पर चालकत्व क्या होती है, उनकी घटती है, क्योंकि कंपनी गतियां बढ़ती है। जबकि विद्युत अपघटनी चालकों का ताप बढ़ाने पर वियोजन अथवा आयनन की मात्रा बढ़ने के कारण इनकी चालकत्व क्या होती है, बढ़ती है। सांद्रता, देखो तनुता बढ़ाते हैं तो दुर्बल की बात है ये, वियोजन की मात्रा बढ़ती है। वियोजन की मात्रा बढ़ने पर आयनों की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है, जिससे चालकत्व भी क्या होती है, जिससे चालकत्व भी क्या होता है, बढ़ता है। ऐसे ये कारक हैं, ये 5 कारक मैंने आपको बता दिए हैं। नोट्स भी मैंने आपको पहले बताए थे इन कारकों के बारे में। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये मैंने नोट्स में लिखे हैं और इनमें इनके आंसर नहीं लिखे हैं। आंसर लिखने के लिए आपके लिए जगह छोड़ी है, ये आपके लिए होमवर्क मैंने यहाँ पर छोड़ा है। आगे वाला प्रश्न है, विद्युत अपघटनी सेल किसे कहते हैं, चित्र बनाइए इसके। इलेक्ट्रोडों पर संपन्न अभिक्रिया अपने को लिखनी है। विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल किसे कहते हैं, इसका चित्र बनाना है और इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखनी है। इलेक्ट्रोड रिएक्शन अपने को लिखनी है, इतना अपने को काम करना है। देखो वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में रूपांतरित करता है, रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है, विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। कौन सी रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है इसमें, कौन सी रेडॉक्स संपन्न होती है इसमें, असवत है। कौन सी, असवत है। इनके लिए डेल्टा जी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर है बात। डायग्राम की मैं बात करूं, एक पात्र था, इसमें कौन सा विलयन भरा हुआ था, तनु HCl, और इसमें क्या लगे हुए थे, धातु इलेक्ट्रोड लगे हुए थे।
ये बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जुड़ा था और ये बैटरी के नेगेटिव सिरे से जुड़ा था। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव, ये था एनोड, ये कैसा था, नेगेटिव, ये क्या था, कैथोड। ऐसे ही था डायग्राम, इसी प्रकार से था इसका। अब देखो ये H+ थे और यहाँ पर Cl-, ये कैटायन कहाँ पर जाते हैं, कैथोड पर, और ये कहाँ पर जाते हैं, एनोड पर। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण कैसे होता है, Cl-, ये जाएंगे और 1/2 Cl2+ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इधर प्रवाहित होगा, धारा इसके विपरीत दिशा में। यहाँ पर क्या होता है, अपचयन किसका, H+ इलेक्ट्रॉन और ये H2। तो ये इसके इलेक्ट्रोड की रिएक्शन है, ये इसका डायग्राम है, ये इसकी डेफिनेशन है। बताओ दिक्कत है किसी को इसमें, कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फैराडे का प्रथम नियम क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक को परिभाषित कीजिए। फैराडे का प्रथम नियम और विद्युत रासायनिक तुल्यांक को क्या करना, अपने को परिभाषित करना है। का फर्स्ट लॉ और विद्युत सेल चित्र और ये इलेक्ट्रोडों की रिएक्शन। फैराडे का प्रथम नियम और विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इसको क्या करना था, अपने को परिभाषित करना था। देखो फैराडे का प्रथम नियम क्या कहता है, किसी विद्युत अपघटय के विलयन में जो अपन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने वाले पदार्थों की मात्राएं प्रवाहित धारा की मात्रा के क्या होती है, समानुपाती होती है। इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। W बराबर, यहाँ पर अपन ने क्या लिखा था, इसको लिख देते हैं अपन। ये अपन थोड़ा सा, मैं इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा को अपन क्या कर रहे थे, m कह रहे थे, क्या कह रहे थे, m कह रहे थे, और ये W Q, और m बराबर अपन ने लिखा था WIT, क्योंकि Q बराबर क्या होता है, IT होता है। तो ये वही है, किसी विद्युत अपघटनी विलयन में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, या किसी विद्युत अपघटनी विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके इलेक्ट्रोडों पर जो पदार्थों की मात्राएं निक्षेपित होती है वो प्रवाहित धारा के ही क्या होती है, समानुपाती। अर्थात इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्राएं विलयन में प्रवाहित धारा की मात्रा के समानुपाती। समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो W क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। और ये अब मैंने कहा था I बराबर 1 एम्पियर, T बराबर 1 सेकंड, तो m क्या हो जाएगा, W के बराबर। अर्थात जब किसी विद्युत अपघटय विलयन में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करते हैं तब उसके इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने वाले पदार्थों की मात्राएं किसके बराबर होती है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है। क्लियर है ये क्वेश्चन सभी को, मैं नोट्स में भी करवा चुका हूं और आपको अब भी मैंने यहां पर करवा दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फैराडे का द्वितीय नियम क्या है, सेकंड लॉ, फैराडे का दूसरा नियम क्या है। दूसरा नियम ऐसे कहता है कि भिन्न भिन्न विद्युत अपघटनी विलयनों में अपन जब एक समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित करें श्रेणी क्रम में जोड़कर, तो उनके इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने वाले पदार्थों की मात्राएं तुल्यांकी भारों के क्या होती है, समानुपाती। जैसे M1 समानुपाती E1, M2 समानुपाती E2, अर्थात M1 बट्टे M2 बराबर E1 बट्टे E2। ये चीज इसमें आपको बताई थी। एक क्वेश्चन और था, M बराबर EIT अपॉन F। इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने वाले पदार्थों की मात्रा अपन इस प्रकार से निकाल सकते हैं, ये तुल्यांकी बार, ये विद्युत धारा एम्पियर में, ये समय t में, और ये फैराडे। कितनी फैराडे विद्युत धारा अपन प्रवाहित करते हैं, एक फैराडे बराबर कितना होता है, 96,500 कूलाम। तो ये इसका ऐसा न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो ये हालांकि ऐसा न्यूमेरिकल मैं आपको बताऊंगा, एक करवाऊंगा। आगे वाला क्वेश्चन है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश ज्ञात कीजिए। तो सेकंड लॉ क्लियर है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश ज्ञात कीजिए।
1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश ज्ञात कीजिए। देखो आप सभी जानते हो, इसका आंसर मैं यहाँ पे आगे सोल्व कर देता हूँ। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। 1 मोल में इलेक्ट्रॉन की संख्या, 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अवोगाद्रो संख्या के बराबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23 ये होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश ये है। अतः 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या हो जाएगा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश 6.023 इंटू 10 की पावर 23 गुणा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। कितना हो जाएगा? ये आएगा 96,500 कूलम। ये किसके बराबर होता है? 1 फेराडे के बराबर। किसके बराबर? 1 फेराडे के बराबर होता है। तो इस प्रकार से अपन क्या निकाल सकते हैं? 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आगे वाला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। निम्न को परिभाषित कीजिए तथा मात्रक। तो आगे वालों की क्या लिखनी है अपने को? परिभाषा और यूनिट। देखो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यहां पर चालकत्व सी, चालकत्व अथवा सी। प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? चालकत्व कहलाता है। तो चालकत्व बराबर क्या होता है? 1/r। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक क्या होता है इसका? सीमेंस होता है। क्या होता है? सीमेंस। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं अपन? ओम इनवर्स भी लिख सकते हैं, ओम इनवर्स, या क्या लिख सकते हैं इसका मात्रक? महो भी लिख सकते हैं। लेकिन एसआई मात्रक क्या होता है इसका? सीमेंस। नंबर 2 विशिष्ट चालकत्व। कप्पा। देखो इसके बाद में है विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतिरोध ये होता है रो। देखो दोनों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। किसी चालक तार का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। इतना तो सब जानते हो। और ये चिन्ह हटाते ही क्या आ जाता है? L/A। ये क्या है? स्थिरांक, जिसे अपन क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कहते हैं इसको? विशिष्ट प्रतिरोध। क्लियर हुई ये बात सभी को? अब देखो रो बराबर क्या हो जाएगा? रो बराबर R इंटू A/L। R का मात्रक क्या होता है? ओम। ये क्या है? मीटर स्क्वायर। और ये मीटर क्या बचा यहाँ पर? मीटर। ये क्या हो सकता है? ओम। सेमी भी अपन इसको लिख सकते हैं। ये किसका हुआ? विशिष्ट प्रतिरोध। और ऐसे विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा क्या होती है? A बराबर 1 मीटर स्क्वायर और L बराबर 1 मीटर। या फिर अपन क्या मान सकते हैं इनको? सेमी स्क्वायर और सेमी। तो रो बराबर क्या हो गया? R। अर्थात वह चालक तार जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तो क्या है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा उसकी चालक तार की लंबाई क्या है? 1 सेंटीमीटर। उसका जो प्रतिरोध होता है वही क्या होता है? उस चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध होता है। और इसका ये मात्रक मैंने आपको करवा दिया है। बताओ क्लियर है सभी को? अब अपन बात करते हैं विशिष्ट चालकत्व की। विशिष्ट चालकत्व क्या होता है? कप्पा से शो करते हैं। और ये विशिष्ट प्रतिरोध का क्या होती है? व्युत्क्रम होती है। क्या होती है? विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम। तो इस रो को 1/रो बराबर मैं क्या लिख सकता हूं? 1/r। इसको उल्टा करके लिख दूं L/A। ऐसे लिख सकता हूं। तो कप्पा बराबर 1/r, ये है 1/r गुणा L/A। 1/r क्या होता है? चालकत्व। तो ये कप्पा बराबर क्या हो जाएगा? C इंटू L/A। L/A क्या कहलाता है? सेल स्थिरांक। क्या कहलाता है? सेल स्थिरांक। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सीमेंस। ये नीचे मीटर स्क्वायर
और ये ऊपर क्या है मीटर, तो क्या हो जाएगा मीटर इनवर्स, एक मात्रक, तो ये हो जाएगा, ये तो ऐसा ही हो जाएगा। या फिर इसको अपन क्या लिख सकते हैं, सीमेंस सेमी इनवर्स भी अपन लिख सकते हैं, इसको सीमेंस सेमी इनवर्स भी लिख सकते हैं। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ओम इनवर्स सेमी इनवर्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि चालकत्व का मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स भी होता है। ऐसे भी इसको अपन लिख सकते हैं। हाँ, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, देखो ये है इसका फॉर्मूला, कप्पा बराबर सी इंटू एल अपॉन ए, ये रहा, और एल बराबर तो वही 1 सेमी और ए बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ऐसे इलेक्ट्रोड जिनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो और उनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो, इनके बीच में जो विलयन होगा वो होगा 1 घन सेमी होगा, या फिर क्या होगा 1 ml, उसका जो चालकत्व होता है वही क्या कहलाता है, विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। ऐसे इलेक्ट्रोड जिनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और उनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो, उसमें जो विलयन है उस विलयन का चालकत्व ही क्या कहलाता है, विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। ये मैंने इसके मात्रक आपको यहाँ पर करवा दिए हैं। आगे प्रतिरोधकता का करवा दिया। सेल स्थिरांक का, सेल स्थिरांक किसे कहते हैं, किस किस का रेशियो है सेल स्थिरांक, लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाता है, सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक का मात्रक निकाल सकते हो आप, ये देखो ये था कप्पा बराबर सी इंटू एल अपॉन ए, तो कप्पा बराबर क्या हो जाएगा सी, ये सेल स्थिरांक का फॉर्मूला हो गया ना। कप्पा का मात्रक क्या होता है, सीमेंस सेमी इनवर्स, और इसका चालकत्व का क्या होता है सीमेंस, तो क्या हो जाएगा इसका मात्रक सेमी इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा मात्रक सेमी इनवर्स। इसके बाद में अपन देखते हैं मोलर चालकता। वह विलयन जिसमें विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला हुआ हो, उस विलयन में समस्त आयनों द्वारा उत्पन्न चालकता ही क्या कहलाती है, मोलर चालकता कहलाती है। तुल्यांक चालकता, वह विलयन जिसमें विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ होता है, उस समय आयनों द्वारा उत्पन्न टोटल जो चालकता होती है वो क्या कहलाती है, तुल्यांकी चालकता कहलाती है। तो मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता आपको सबको क्या रहनी चाहिए, क्लियर रहनी चाहिए। लैम्बडा तुल्यांकी चालकता बराबर क्या था, ए गुणा 1000 बट्टे एन। मोलर चालकता लैम्बडा एम बराबर कप्पा गुणा 1000 बट्टे एम। ये थे नहीं थे फॉर्मूले, इन फॉर्मूलों पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये अपने को ध्यान रखने हैं। मात्रक यहीं पर लिख देता हूं, इनके मात्रक होते हैं सीमेंस सेमी स्क्वायर, और ये तो होगा यहाँ पर तुल्यांक इनवर्स, ये होगा यहाँ पर सीमेंस सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। एसआई में तो यही लिखेंगे सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये ऐसा ही है ना, और ये भी सीमेंस मीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स, ये क्या हो गया इसका ऐसा ही हो गया। तो इनके ये हैं मात्रक। क्लियर हुई पांचों चीजें, क्या चालकत्व, विशिष्ट प्रतिरोधकता और विशिष्ट चालकत्व, तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता, सब क्या रहने चाहिए, क्लियर रहना चाहिए। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न पर तनुता के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। तनुता के प्रभाव को स्पष्ट करना है। तनुता के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। देखो तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है, चालकत्व, चालकत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विशिष्ट
चालकत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मोलर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तुल्यांक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो ये तनुता के क्या होती है, समानुपाती, ये तनुता के क्या होती है, समानुपाती, ये तनुता के क्या होती है, समानुपाती, ये तनुता के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। बता रखा है क्योंकि अगर अपन तनुता बढ़ाएंगे तो वियोजन की मात्रा बढ़ेगी, तनुता बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। तो वियोजन की मात्रा बढ़ेगी तो वियोजित होने पर आयन बढ़ते हैं, तो विद्युत धारा ले जाने वालों की संख्या बढ़ गई तो चालकत्व बढ़ेगी। विशिष्ट चालकत्व ये तो प्रति घनसेमी की है, ये तो कितने की है, 1 घनसेमी या फिर 1 ml की है। यदि इसमें पहले 2 आयन थे और अब अपन ने 1 घनसेमी में, अब अपन ने ये कितना कर दिया, 2 ml कर दिया, तो प्रति ml में कितना आयन बचा, 1 ही बचा। अब विद्युत धारा ले जाने वाला कितना है, 1 ही है, तो 1 क्या ले जाएगा, कम, 2 क्या ले जाएंगे, दुगुनी। तो इसकी तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकत्व घट जाती है। ये दोनों तनुता बढ़ाने पर बढ़ती है क्योंकि वियोजन की मात्राएं क्या होती है, बढ़ती है। और अनंत तनुता पर जाकर के जब वियोजन की मात्रा 100% विद्युत अवघटे वियोजित हो जाता है, उसके बाद में ये नहीं बढ़ती है। इन्हें क्या कहते हैं, अनंत तनुता पर मोलर चालकता है, फिर या फिर क्या कहेंगे, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता। एक प्रश्न है, अनंत तनुता क्या है, अनंत तनुता या इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसे कहते हैं, अनंत तनुता किसे कहते हैं। सुनना ध्यान से, जब अपन तनुता बढ़ाएं तो वियोजन की मात्रा बढ़ती है, क्लियर है बात सभी को, और तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता क्या होती है, बढ़ती है। एक स्थिति ऐसी आती है कि विद्युत अपघटन 100% आयनित अथवा 100% वियोजित हो जाता है, उसके बाद में तनुता बढ़ाने पर विद्युत अपघटन की मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता नहीं बढ़ती है, उस तनुता को ही अनंत तनुता कहते हैं। और उस अनंत तनुता पर मोलर चालकता अनंत तनुता पर मोलर चालकता, और उस तनुता पर तुल्यांकी चालकता अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता कहलाती है। क्या कह रहा हूं, अगर विद्युत अपघटन विलयन है, अपघटनी विलयन है, उसकी तनुता बढ़ाएं तो वियोजन की मात्रा ऑब्वियसली बढ़ेगी, तो मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकताएं भी बढ़ेगी। अपन तनुता बढ़ाएं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि विद्युत अपघटन पूर्ण रूप से आयनित या 100% वियोजित अथवा आयनित हो जाता है, क्लियर है। उसके बाद में तनुता बढ़ाएं तो मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकताएं नहीं बढ़ती हैं। वो जो तनुता है उसे ही अपन अनंत तनुता कहते हैं। वहां पर ये मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता क्या कहलाएगी, अनंत तनुता पर मोलर चालकता और अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता। क्लियर हुई। अनंत तनुता के बाद में यदि तनुता बढ़ाते हो तो मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता नहीं बढ़ती है। क्यों नहीं बढ़ती है, क्योंकि वहां पर विद्युत अपघटन 100% आयनित अथवा वियोजित हो जाता है, उसके बाद में उसमें वियोजित होने की कोई टेंडेंसी नहीं रहती है। आगे वाला प्रश्न है, कोलराज के आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम। 11 नंबर का प्रश्न है, इसको हटा देता हूं एक बार। कोलराज के आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम। स्वतंत्र अभिगमन का नियम। देखो बच्चों, ये नियम क्या कहता है, ये नियम अपने को बताता है कि अनंत तनुता पर, या फिर उसको अपन क्या बोल सकते हैं, शून्य सांद्रता बोल सकते हैं। अनंत तनुता को अपन क्या बोलेंगे, शून्य सांद्रता। अनंत तनुता पर विद्युत अपघटन पूर्ण रूप से आयनित अथवा क्या हो जाता है, वियोजित। क्लियर हुई बात। अंतरायनिक आकर्षण बल क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और प्रत्येक आयन मोलर चालकता में एक या तुल्यांकी चालकता में अपना निश्चित योगदान करता है, और उस समय जो विलयन की चालकता होती है वो अनंत तनुता पर मोलर चालकता कहलाती है, या धनायन और ऋणायन की चालकता के योग के बराबर होती है। अब देखो, कोलराज के स्वतंत्र अभिगमन के नियम की अपन बात करते हैं। ये नियम इस प्रकार से है, कोई भी विद्युत अपघटन चाहे दुर्बल हो या प्रबल हो, अनंत तनुता पर पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं और अंतरायनिक आकर्षण बल समाप्त हो जाते हैं। यानी आयनों के मध्य के आकर्षण बल भी समाप्त हो जाएंगे क्योंकि आयन दूर दूर रहेंगे, अंतरायनिक आकर्षण बल समाप्त हो जाते हैं, और प्रत्येक आयन चालकता में या मोलर चालकता में एक निश्चित योगदान करता है। वह आयन, उसके साथ जो आयन था
उससे क्या हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। जैसे मैं कहूँ NaCl, तो अनंत अनुता पर Na+ और Cl- के मध्य किसी भी प्रकार का कोई आकर्षण बल नहीं पाया जाता है, क्योंकि अनंत अनुता पर पूर्ण रूप से आयनित और अंतरायनिक आकर्षण बल भी क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और प्रत्येक आयन मोलर चालकता में या तुल्यांक की चालकता में एक निश्चित योगदान करता है, और यह योगदान इस आयन की गति इस आयन पर निर्भर नहीं करती है। यही है कोलराउस के आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम। यानी अनंत अनुता पर आयन स्वतंत्र अभिगमन करते हैं। धनायन अपने जो साथ में ऋणायन का टुकड़ा था उस पर उसकी गति निर्भर नहीं करती है, उससे वह स्वतंत्र रहता है। और ऋणायन इसके साथ जो धनायन का टुकड़ा था उससे यह स्वतंत्र हो जाता है, इसकी गति इस पर निर्भर नहीं करती है, स्वतंत्र विचरण करते हैं और मोलर चालकता में अपना एक निश्चित योगदान करते हैं। यही कोलराउस के स्वतंत्र अभिगमन का नियम है। आयनों के अभिगमनांक क्या होते हैं, इनके द्वारा अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने के सूत्र लिखिए। देखो आयनों का अभिगमनांक क्या होता है। आयनों का अभिगमनांक का मतलब होता है आयनों का अभिगमनांक आयनों के अभिगमनांक का मतलब यहां पर अपन देखेंगे ये होता है धनायन और ऋणायन आयनों का निकालते हैं। जैसे कैटायन का अभिगमनांक, तो उस कैटायन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता और वह विद्युत अपघट है जिसमें वह कैटायन उपस्थित है उसकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता का अनुपात। एनायन का अभिगमनांक, उस एनायन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता और वह विद्युत अपघट है जिसमें एनायन उपस्थित है उसकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता का अनुपात होता है। कैटायन का अभिगमनांक और एनायन का अभिगमनांक आप जानते हो। कैटायन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता क्या हो जाएगी, इस कैटायन की इसका अभिगमनांक गुणा ये, और एनायन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता क्या हो जाएगी, गुणा ये। आप जानते हो अनंत अनुता पर मोलर चालकता क्या होती है, कैटायन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता प्लस एनायन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता। तो इनको क्या लिख देंगे अपन, कैटायन का अभिगमनांक गुणा कैटायन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता प्लस एनायन का अभिगमनांक इंटू एनायन के अनंत अनुता पर मोलर चालकता। बताओ इस प्रकार से अपन अभिगमनांकों की सहायता से अनंत अनुता पर मोलर चालकताएं ज्ञात कर सकते नहीं कर सकते। ये रहा फॉर्मूला और ये रहे अभिगमनांक। कोई दिक्कत है किसी को, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियोजन की मात्रा अल्फा ज्ञात करने का सूत्र। वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा अल्फा ज्ञात करने का सूत्र होता है भाई दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता अनंत अनुता पर मोलर चालकता। किसी भी विद्युत अपघटक की ये क्या है, दी गई तनुता पर मोलर चालकता और ये क्या है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। क्लियर है। दुर्बल प्रबल विद्युत अपघटों के लिए वियोजन की मात्रा क्या होती है, इकाई, क्योंकि ये प्रत्येक सांद्रताओं पर प्रबल क्या रहते हैं, वियोजित। और दुर्बल के लिए वियोजन की मात्रा क्या होती है, 1 से कम। तो वियोजन की मात्रा का न्यूमेरिकल भी आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर हुई ये बात सभी को। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आगे वाला क्वेश्चन है विद्युत रासायनिक सेल क्या है, इसकी रेडॉक्स अभिक्रिया की प्रकृति के बारे में बताइए। देखो विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। रेडॉक्स जो अभिक्रियाएं होती है उनकी प्रकृति क्या होती है, स्वतः। डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव। क्लियर हुई बात। और इसमें रेडॉक्स अभिक्रियाओं की प्रकृति कैसी होती है, स्वतः होती है। ये बस इतना ही आंसर हो गया इसका। आगे वाला क्वेश्चन है डेनियल सेल
सेल का चित्र और इलेक्ट्रोड अभिक्रिया, इलेक्ट्रोड रिएक्शन। बहुत बार बना चुका हूँ मैं डेनियल सेल का डायग्राम। आपके पास 2 इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं। ये कौन सा रहता है? जिंक इलेक्ट्रोड। ये कौन सा रहता है? कॉपर इलेक्ट्रोड। ये किस में डूबा रहता है? कॉपर सल्फेट में। ये किस में डूबा रहता है? ये डूबा रहता है जिंक सल्फेट में। दोनों को जोड़ा जाता है। एक क्या लगा रहता है? लवण सेतु लगा रहता है। ये कौन सा सेल? आपका डेनियल सेल। ये क्या है? एनोड। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण। ये क्या है? कैथोड। कैथोड पर क्या होता है? अपचयन। इस पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ये बातें मैं आपको सारी बता चुका हूं। अब देखो इनकी रिएक्शन की भी बात कर लेते हैं। बैटरी सही है ना सर? ये देख लेना एक बार। इसकी रिएक्शन की बात कर लेते हैं अपन। जिंक का क्या होता है? ऑक्सीकरण। जिंक 2+ + 2 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीडेशन वाली है। और कितना टाइम, कितना चल गए? 30 मिनट हो गया। ओके सर। कॉपर 2+ + 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? इसका अपचयन हो रहा है। तो ये दोनों अर्ध सेल अभिक्रियाएं यहाँ पर हो रही हैं। उसमें लगा दो ना, वो लाइट वाला लगा दो ना, वो पड़ा ना वहाँ पे। ये इसकी रिएक्शन हो गई। अब आगे वाला प्रश्न है लवण सेतु क्या है, इसके कार्य। इसी में मैं बता देता हूँ आपको। लवण सेतु क्या होता है? एक उल्टे आकार के यू की कांच की बनी हुई नली होती है। ठीक है, उल्टे यू आकार की कांच की बनी हुई नली है। कार्य क्या है इसके? एक तो आंतरिक परिपथ को पूर्ण करता है। ये क्या करता है? आंतरिक परिपथ को पूर्ण करता है। नंबर 2, विद्युत उदासीनता बनाए रखता है। सेल की विद्युत उदासीनता बनाए रखता है। बस ये 2 इसके इंपॉर्टेंट वर्क। चलो ये 16 नंबर का क्वेश्चन था। आगे वाले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। डेनियल सेल का सेल आरेख लिखिए। डेनियल सेल का सेल आरेख लिखना है। यही सेल था, इसका अपने को क्या लिखना है? सेल आरेख लिखना है। देखो डेनियल सेल, इसका अपने को क्या लिखना है? सेल आरेख। आप सभी जानते हो धातु इलेक्ट्रोडों को सदैव किनारे पर लिखते हैं। ठोस धातु इलेक्ट्रोडों को सीधे संपर्क में जो रहते हैं उनको क्या लिखते हैं? एक लाइन खींच करके लिख देते हैं। और जो सांद्रताएं एक्टिविटी होती है उनको यहां पर दर्शा दिया जाता है। जो एक्टिविटी होती है उनको यहां पर दर्शा दिया जाता है। और लवण सेतु को दर्शाने के लिए 2 समानांतर खड़ी लाइनें खींची जाती है। ये क्या है? आपके डेनियल सेल का सेल आरेख। बाईं तरफ क्या लिखा जाता है? एनोड लिखा जाता है। और दाईं तरफ क्या लिखा जाता है? दाईं तरफ कैथोड लिखा जाता है। बताओ, बता सकते हो डेनियल सेल के सेल आरेख के बारे में? कोई दिक्कत नहीं है। सेल आरेख वैसे मैं आपको टॉपिक भी पूरा कंप्लीट करवा चुका हूं। इलेक्ट्रोड विभव और सेल विभव को परिभाषित कीजिए। इलेक्ट्रोड विभव और सेल विभव, इनको क्या करना? अपने को परिभाषित करना है। सेल विभव किसे कहते हैं और इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? देखो पता था ना, धातु इलेक्ट्रोड और विलयन के संधि पृष्ठ पर आवेश विभाजन के कारण एक विद्युत दिक् स्तर उत्पन्न हो जाता है। और वही क्या कहलाता है? वही विभव क्या कहलाता है? यह विद्युत दिक् स्तर उत्पन्न होने के कारण जो विभव उत्पन्न होता है वही कहलाता है इलेक्ट्रोड विभव। वही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड विभव। क्लियर हुई? यानी धातु इलेक्ट्रोड और विलयन के संधि पृष्ठ पर आवेश विभाजन के कारण साम्यावस्था की स्थिति में रहेगा। ये कैसे रहेगा? साम्यावस्था की स्थिति में आवेश विभाजन के कारण एक विद्युत दिक् स्तर उत्पन्न हो जाता है और यही विभव क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड विभव। और सेल विभव क्या होता है? दोनों इलेक्ट्रोड विभव के मध्य जो विभव का अंतर होता है वो क्या कहलाता है? सेल विभव या सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। सेल खुले परिपथ में रहना चाहिए। क्लियर हुई बात ये सभी को? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं रहना
चाहिए। इसके बाद में देखते हैं सेल विभव और विभवांतर में अंतर। सेल विभव और विभवांतर में अंतर। देखो यहाँ पर सेल क्या रहता है, खुले परिपथ में, यहाँ पर सेल क्या रहता है, बंद परिपथ में। ये सेल के अधिकतम विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ये अधिकतम ईएम से थोड़ा क्या होता है, कम। इसका मापन किसके द्वारा करते हैं, विभवमापी द्वारा करते हैं। और इसका मापन किसके द्वारा करते हैं, वोल्ट मीटर द्वारा करते हैं। ये तीन अंतर आपको सबको बता रखे हैं। यानी दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उस समय विभव का अंतर होता है जब सेल खुले परिपथ में होता है, और ये कब रहता है, दो इलेक्ट्रोडों के मध्य विभव का अंतर उस समय है जब सेल बंद परिपथ में है, अर्थात सेल से विद्युत धारा अपन काम में ले रहे हैं, सेल को यूज में ले रहे होते हैं। ये इस समय सेल को काम में नहीं ले रहे होते हैं। ये सेल के अधिकतम विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, क्योंकि सेल को अपन ने काम में नहीं लिया है अभी तक, फुल चार्ज है बैटरी, परिपथ को जोड़ा ही नहीं, अपन ने धारा प्रवाहित करी नहीं, तो अधिकतम विद्युत वाहक के बल के बराबर होगा ऑब्वियसली। ये क्या होगा, धारा काम में अपन ने ले ली, क्योंकि परिपथ बंद है तो थोड़ी बहुत धारा का प्रवाह तो हो गया, तो विद्युत वाहक बल से क्या होगा, अधिकतम से थोड़ा कम होगा। इसका मापन विभवमापी से, इसका मापन वोल्ट मीटर से। 1 वोल्ट की परिभाषा लिखिए। 20 नंबर का क्वेश्चन है, 1 वोल्ट की परिभाषा। आपको पता है यदि किसी विद्युत परिपथ में या किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में 1 जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, उस समय जो विद्युत वाहक बल होगा या सेल विभव होगा वो 1 वोल्ट के बराबर होगा। EMA बराबर 1 वोल्ट। जब 1 कूलाम आवेश को विद्युत परिपथ में प्रवाहित करने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़े तो जो विद्युत वाहक बल होता है वो 1 वोल्ट के बराबर होता है। ये 20 नंबर का क्वेश्चन था। इसके बाद में 21 नंबर का, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का नामांकित चित्र बनाइए। चित्र आप सभी बना सकते हो। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ये क्या रहता है, 1NaHCl विलयन रहता है, और इसमें क्या लगी रहती है, एक प्लेटिनम का वायर और उससे जुड़ा रहता है प्लेटिनम का पत्रक, और यहाँ से क्या भेजी जाती है, एक एटीएम पर H2 गैस भेजी जाती है, और इसके चारों तरफ क्या रहता है, मरकरी भरी हुई रहती है Hg। और यहाँ पर ये हाइड्रोजन अंदर भी जा सकती है, बाहर भी आ सकती है। तो ये आपको मैं नोट्स में भी बनवा चुका हूँ, और इसका ये डायग्राम इस तरह से बनता है। आगे देखो, मानक वेस्टर्न सेल का चित्र बनाया था, इसके इलेक्ट्रोडों पर संपन्न अभिक्रिया लिखिए। मानक वेस्टर्न सेल H आकार का होता है। किस नंबर का क्वेश्चन है, मानक वेस्टर्न सेल मानक वेस्टर्न सेल होता है, 1 मिनट थोड़ा सा। अब देखो, इसमें इधर भरा रहता है Hg भरा था, Hg2, SO4, ये नीचे प्लेटिनम के वायर लगे थे, यहाँ पर क्या था, कैडमियम अम्लगम था, और यहाँ पर क्या था, ये CdSO4.8/3 H2 का विलयन था फिर, और फिर इसमें क्या था, संतृप्त CdSO4। ये इसका था डायग्राम, इसको केलोमल कहते हैं। अब इसके इलेक्ट्रोडों पर क्या होता है, एनोड पर क्या होता है, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है किसका, कैडमियम का। क्या बन जाता है,
Cd2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। एनोड पर, कैथोड पर क्या होता है Hg2SO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Hg प्लस SO4 2 माइनस। तो ये कैथोड और इसके एनोड की क्या रहती है, रिएक्शन रहती है। संपूर्ण नेट सेल रिएक्शन आप इसकी लिख सकते हो। आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। विभवापी की सहायता से सेल का विभव ज्ञात करने का सूत्र बताया था आपको, EX बताया था, पहले बताया था EX सेल का विद्युत वाहक बल AB लंबाई के तार पर जो AD विभव पात था, जो स्थिर विभव वाला सेल था उसके बराबर। फिर अपन ने मानक वेस्टर्न सेल को लेकर के ज्ञात किया था। फिर EX अपन ने ज्ञात करा था, आपको ज्ञात हो तो AD/AD' गुणा ES से ज्ञात करा था, नोट्स में बनाया हुआ है। सेल के विद्युत वाहक बल और गिब्स मुक्त ऊर्जा में संबंध लिखिए। डेल्टा G बराबर -NFE, ये विद्युत वाहक बल और ये गिब्स मुक्त ऊर्जा। नैनसट समीकरण लिखिए, क्या थी नैनसट समीकरण, E बराबर E0 -0.0591/n log K। ये क्या था यहाँ पर, उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। डेनियल सेल के लिए नैनसट समीकरण लिखिए। डेनियल सेल क्या था, जिंक और Cu2+, जिंक 2+ प्लस Cu, ये ठोस था। तो यहाँ पर क्या जाएगा, जिंक 2+ आयनों की सांद्रता उत्पाद वाले, यहाँ पर अभिकारकों वाले ठोस क्या रहते हैं, इकाई हो जाते हैं। ये डेनियल सेल के लिए नैनसट समीकरण हो गई। अब इसके बाद में लेक्लांसी सेल का नामांकित चित्र बनाया था, इसके इलेक्ट्रोडों पर संपन्न होने वाली अभिक्रिया। लेक्लांसी सेल आपको मैंने अच्छे से बता रखा है। और लेक्लांसी सेल के इलेक्ट्रोडों पर कौन सी संपन्न होती है अभिक्रिया, जिंक का पात्र बना था ना, जिंक 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर किसका अपचयन होता है, अमोनियम आयनों का, MnO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, NH3 प्लस MnO और ये OH और साथ में ये H2O। ये बना था नहीं बना था, सॉरी H2 नहीं रहेगा यहाँ पे। ये अपने को देखा था, इसकी नेट सेल रिएक्शन लिख ली थी और एक संकुल बना था इन दोनों की क्रिया करने के फलस्वरूप। ये लेक्लांसी सेल था। लेड संचायक सेल के इलेक्ट्रोडों की अभिक्रिया संपूर्ण सेल अभिक्रिया था। चार्ज होते समय कौन सी रिएक्शन संपन्न होती है, ये मैंने पहले वाली क्लासों में आपको कंप्लीट करवा चुका था। यानी यहाँ पर लेड का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। Pb2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Pb2+ प्लस SO4 2 माइनस, क्या बन गया था, PbSO4 बन गया था। ये था PbO2, PbO2 था यहाँ पे। और यहाँ पर थे 4H+ प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या बन गया था, ये Pb2+ और 2+ के साथ में ये बन जाएगा 2H2O, बैलेंस्ड रिएक्शन यहाँ पर। और ये Pb2+, इलेक्ट्रॉन 2 ही थे यहाँ पे, Pb2+ प्लस SO4 2 माइनस, ये क्या बन गया था, PbSO4। तो ये तो किसकी थी, एनोड की, ये किसकी थी, कैथोड की। तो इस प्रकार से कैथोड और ये एनोड की क्या थी, रिएक्शंस थी। अब इनको जोड़ करके लिखेंगे तो ये आएगी आपके पास Pb प्लस PbO2 प्लस 4H प्लस 2SO4 2 माइनस। इनको क्या लिख सकते हो, 2H2SO4 भी, और क्या बन गया था 2PbSO4 प्लस 2H2O। ये तो था डिस्चार्ज के समय, डिस्चार्ज। और ये उल्टी क्या हो जाएगी, उल्टी। ये कौन सी थी,
चार्जिंग वाली अभिक्रिया, तो ये भी मैंने आपको फिर से बता दी है। इसके बाद में सेल विभव, ये आगे वाला प्रश्न, ईंधन सेल क्या है? चित्र बनाइए, इलेक्ट्रोडों पर संपन्न होने वाली अभिक्रिया लिखिए। वह गैल्वेनिक सेल जिसमें मीथेन, हाइड्रोजन, मिथेनॉल आदि की दहन ऊर्जाओं को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर लिया जाता है, क्या कहलाते हैं? ईंधन सेल कहलाते हैं। चित्र बनाया हुआ है नोट्स में। और रिएक्शन क्या थी? H2 + O2 2H2O। कैथोड और एनोड की रिएक्शन आप देख लेना। कैथोड की तरफ से क्या थी? ऑक्सीजन। एनोड की तरफ से क्या थी? हाइड्रोजन। संसारण एक विद्युत रासायनिक परिघटना है, समझाइए, बताया हुआ है सबको। गैल्वेनिकरण क्या है? यानी लोहे को जंग से बचाने के लिए या किसी धातु को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ाना ही क्या कहलाता है? गैल्वेनिकरण कहलाता है। सेल विभव ज्ञात करने का सूत्र, सेल विभव, ई सेल क्या था? सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये सूत्र था, आपको पता है। कैडमियम निकल संचालक सेल के इलेक्ट्रोडों की अभिक्रिया लिखिए। कैडमियम निकल संचालक सेल भी आपको कैडमियम का एनोड और किसका बना था? NiOH होल थ्राइज, ये और कैडमियम अम्लगम, इनकी रिएक्शन लिखनी है, नेट सेल रिएक्शन लिखनी है। प्राथमिक और द्वितीयक सेल में अंतर पता है? प्राथमिक सेल एक ही बार काम में, द्वितीयक सेल बार बार काम में। प्राथमिक सेल इनमें एक बार निरावशित होने के बाद में चार्ज नहीं किया जा सकता है, निरावशित होने के बाद में चार्ज किया जा सकता है। विक्रियाओं की प्रकृति अनुत्क्रमणीय, विक्रियाओं की प्रकृति उत्क्रमणीय। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है? यानी धातुओं को उनके इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, वही क्या कहलाती है? विद्युत रासायनिक श्रेणी। निम्न धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर सेट करना है। देखो, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, Fe है, Mg है और जिंक है। मैं इनके इलेक्ट्रोड विभव लिख देता हूँ, -1.36 वोल्ट, 0.34 वोल्ट, 0.44 वोल्ट माइनस का। मैग्नीशियम का होता है 2.37 वोल्ट और जिंक का 0.76 वोल्ट, ये माइनस में रहता है। ये इनके इलेक्ट्रोड विभव, शायद मैग्नीशियम का 2.87 वोल्ट के लगभग रहता है माइनस में। तो सबसे अधिक क्रियाशील तो कौन रह जाएगी इनमें? मैग्नीशियम 1 नंबर पे। जो सबसे कम है, जिसका इलेक्ट्रोड विभव सबसे अधिक ऋणात्मक है, 2 नंबर पे ये रह जाएगी, 3 नंबर पे ये, 4 नंबर पे ये, 5 नंबर पे ये। यानी ये जो मैग्नीशियम है वो सभी धातुओं को उनके लवण के विलयनों से विस्थापित कर सकती है। ये थे इसके आज वाले चैप्टर के जो पार्ट के क्वेश्चन थे, बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन थे। इसके अलावा आप ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, उसके बाह्य परिपथ में और उसके आंतरिक परिपथ में, आंतरिक परिपथ में आयनों का प्रवाह होता है, बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। और विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की क्या होती है? विपरीत। अब इसके न्यूमेरिकल बचे हैं, ये सबको आपको खाली पन्ने, मैंने खाली जगह छोड़ करके क्वेश्चन लिखे हैं, इनके आंसर आपको लिखने हैं। आज की क्लास में इतना ही। अब न्यूमेरिकल देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।